हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम 7 जनवरी 2022 का सीटेट का पेपर हुआ था। उसमें हम यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक बच्चा 11 महीने से चलना सीखता है और जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। आगे आर दिया है, व्यक्तियों में भिन्न भिन्न जो है विकास जो है अलग अलग होता है। तो दोनों ही चीजें यहाँ पर क्या है, सही हो जाएंगी। तो ए आंसर क्या है यहाँ पर सही है, क्योंकि जो भी बच्चा डेवलपमेंट करेगा उसका एक कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं रहता। जैसा कि व्याख्या में दिया है, एक बच्चा 11 महीना में चलता है तो दूसरा बच्चा 15 महीनों में चलना सीखता है, क्योंकि व्यक्ति के विकास जो है भिन्न भिन्न दरों पर होता है तथा प्रत्येक व्यक्ति की आनुवंशिकता अलग अलग होती है। इस कारण से प्रत्येक व्यक्ति के विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। विकास का क्रम जो है समान होता है। सभी व्यक्ति पहले शैशवावस्था, बाल्यावस्था, तत्पश्चात किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, लेकिन शारीरिक विकास एवं वृद्धि एवं विकास की दरें क्या हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। जैसे कोई बालक जो है प्रतिभाशाली, कोई मंदबुद्धि वाला, कोई शारीरिक रूप से कमजोर, सुदृढ़, इस तरह से हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या है, एक हमारा जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब विकास निम्न में से किस पर निर्भर रहता है? आनुवांशिक बनावट पर, फिजिकल एनवायरनमेंट पर, सोशियो कल्चर फैक्टर पर। तो यहाँ पर आनुवांशिक बनावट पर, भौतिक वातावरण पर, तो यहाँ पर जो है तीनों चीज़ें सही हो जाएंगी। आनुवांशिक का भी इफेक्ट पड़ता है, फिजिकल एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट पड़ता है और सोशियो कल्चर का भी इफेक्ट बनता है। तो विकास में ये सारी की चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है? तो यहाँ पर प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। तो आंसर हमारा अर्ली चाइल्डहुड जो है, प्रारंभिक बाल अवस्था क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। प्रारंभिक बाल अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। 2 से 6 वर्ष तक की आयु को प्रारंभिक बाल्यावस्था की संज्ञा दी गई है, जिसमें बच्चा प्रतीकात्मक या संकेतात्मक खेल खेलते हैं। जैसे कि खेल खेल में बच्चे जो है सुपर हीरो, राक्षस, अग्निवाशम व्यक्तियों का अभिनय करते हैं एवं उन्हीं के अनुसार क्रिया भी करते हैं। बच्चे एक लकड़ी के गुटके का प्रयोग सेल फोन के रूप में भी कर सकते हैं। प्रारंभिक बालावस्था के बच्चों में विभिन्न घटनाओं तथा कार्यों के प्रति समझ को विकसित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है? तो यहाँ पर समाजीकरण की विद्यालय हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है परिवार जो है प्राथमिक पूछा है। ओके, प्राथमिक तो में तो परिवार ही होगा और जो द्वितीय है उसमें विद्यालय होता है। तो द्वितीय में बहुत सारी हो सकती हैं, तो यहाँ पर प्राथमिक पूछा है, इसलिए आंसर क्या है, डी है। बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था परिवार है। बालक के समाजीकरण में बहुत से संस्थाएं योगदान देती हैं, फिर भी परिवार का सबसे योगदान जो है सबसे पहले है, क्योंकि समाजीकरण की पहली शिक्षा परिवार के द्वारा ही सीखता है। परिवार के बाद बच्चा विद्यालय द्वारा समाजीकरण करना सीखता है। अतः परंतु समाजीकरण में परिवार की महत्ता को बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण में महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है। एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजी के अनुसार ये क्या बताने का पियाजी के अनुसार किसका क्या कारण है? यह पारवर्ती सोच नहीं रखती, यह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर सकती, यह प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती और वह नकल नहीं कर सकती। तो हमारा आंसर क्या है, वो है
प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। एक 5 वर्ष की बच्ची ये तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे समय और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका कारण यह है कि बच्ची पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, जिसके फलस्वरूप वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है तथा आयतन, भार, माप तौल की जानकारी न होने के कारण वह सतहीय एवं आयतन संबंधी परिवर्तन को समझने में विफल हो जाती है तथा पानी की समानता का निर्धारण चौड़े गिलास में पानी को ज्यादा बताकर करती है। अगला क्वेश्चन है, ले बायगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक रचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदलाव किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर सांस्कृतिक उपक्रम जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो बायगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों जैसे परिवार, समाज, विद्यालय, मित्र मंडली, परिवेश व भाषा का प्रभाव पड़ता है। संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः ले बायगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदलाव सांस्कृतिक उपकरणों द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, बायगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? भाषा हो गया, संगठन हो गया, परिपक्वता, संतुलन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। बायगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों एवं भाषा का प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बालक ज्ञान की प्राप्ति करता है तथा अपने विचार या भाषा का विकास भी करता है। अतः संज्ञानात्मक विकास में भाषा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा की विशेषता है? तो समूहों में चर्चा करना, तो यहाँ पर प्रगतिशील कक्षा कक्ष ही हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, क्योंकि इसमें क्या है, सभी बच्चे क्या है, गतिशील अवस्था में है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम है। यहाँ पर पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होगी, व्यवहार केंद्रित भी नहीं होगी, टीचर सेंट्रिक तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो हमारा ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी, तो बाल केंद्रित तो बच्चे जो है एक्टिव होंगे, खुद के द्वारा जो है सीखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, स्वयं से सीखने से ज्यादा भूमिका नहीं रखते, तो ये नहीं होगा। ज्ञान के सक्रिय निर्माता बिल्कुल हो जाएगा। ए ऑप्शन, डी बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। कोरी पट्टी के रूप में देखे जाते हैं, बिल्कुल नहीं। निष्क्रिय रूप से शिक्षकों का अनुकरण बिल्कुल नहीं करना, शिक्षकों का अनुकरण यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोल्हा वर्ग के किस सिद्धांत में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक से स्वयं चुनने एवं नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है? तो यहाँ पर क्या है, अच्छा लड़का अच्छी, ये नहीं हो जाए। सामाजिक अनुबंध विन्यास, ये भी नहीं होगा। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन क्या है? सही है। व्याख्या देख लेते हैं। कोल्हा वर्ग के सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखकर अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष नैतिक व्यवहार करता हुआ पाया जाता है। अतः सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास में बालक का आचरण दूसरे की प्रक्रियाओं पर विचार किए बिना आंतरिक आदर्शों के द्वारा होता है, इसलिए बच्चे का अनुरूप व्यवहार किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हार्वर्ड गार्डन के अनुसार, तो यहाँ पर वही 9 बुद्धि वाले आ गए हैं। हार्वर्ड गार्डन के अनुसार वह व्यक्ति जिसमें दूसरों की मंशाओं, भावना, व्यवहारों को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता, तो प्रकृतिवादी बिल्कुल नहीं होंगे, स्थानिक भी नहीं होंगे, तो पेंटर होते हैं और ये नेचर के करीब होते हैं। तो इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल में हमारा जो है वो इंटरपर्सनल जो है अंतर्व्यक्तिक जो है इंटरपर्सनल। तो हार्वर्ड गार्डन के अनुसार वह व्यक्ति जिसमें दूसरों की मंशाओं, भावना और व्यवहारों को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है,
व्यक्तित्व यानी इंटरपर्सनल बुद्धि होती है, जैसे मनोवैज्ञानिक, परामर्शदाता, राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ता तथा धार्मिक नेता। ये सभी योग्यता द्वारा व्यक्तियों के अभिप्रेरणाओं या उद्देश्यों, भावनाओं, व्यवहारों का बोध कराते हुए अपने साथ मधुर स्थापित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज चिल्ड्रन सेंटर द स्कूल, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं, द एज ए चिल्ड्रन एंटर द स्कूल। अगला क्वेश्चन उसके देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। स्कूल की भाषा में ना बोलने पर उन्हें जुर्म लगाना चाहिए, बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि स्कूल की एक अलग भाषा है, तो स्कूल की क्या भाषा है उसको क्या पता, और बताने में जरूरी नहीं है। बच्चे को जिस भाषा में आती है उसको उसी में बोलना चाहिए, तो ये भी क्या है, गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। उनके माता पिता को घर पर ही भी स्कूल की भाषा का प्रयोग करने के लिए कहना चाहिए। बोलते हैं ना, कई टीचर्स बोलते हैं कि आप इंग्लिश में बात करिए, तो बच्चा क्या है स्कूल में भी क्या है इंग्लिश में बात करना जल्दी सीख लेगा, तो ये भी क्या है, गलत है। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा जो एनसीएफ है वो 2020 वाला वो भी यही कहता है कि जो उसकी मातृभाषा है बच्चे को उसी में अनुमति होनी चाहिए अभिव्यक्ति करने के लिए। अगला देखते हैं। लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार या गुड़िया, ब्लॉक, यांत्रिक, जबकि लड़कियों को गुड़िया व चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। तो ये प्रथा क्या दर्शाती है? जेंडर बाइस पक्षपात, जेंडर पक्षपात। मतलब एक कोई भी खिलौना है, चाहे वो गुड़िया हो, कार हो, तो वो तो सबके लिए होना चाहिए। क्या इसमें लड़का खेलेगा, क्या इसमें लड़के? तो ये जो हम पक्षपात करते हैं, लिस्ट बना के ये इसके लिए है, ये उसके लिए है, तो हम जेंडर पक्षपात करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक शिक्षिका को बच्चों को अपने आप से बात करने को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि आत्म केंद्रितता को बढ़ावा देता है। हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि उसके द्वारा बच्चा खुद पर ध्यान भंग करता है। उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे स्व नियमन सुसाधित होता है। तो सी ऑप्शन, हमें हतोत्साहित तो बिल्कुल नहीं करना है, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। तो ये भी क्या है, गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है? तो विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य इसका परीक्षण करना है। विश्लेषण प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन में मदद मिलती है। विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और वह प्रश्न जो विवेचन और अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं उच्चतर श्रेणी के चिंतन कौशलों को बढ़ावा देते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है। तो यहाँ पर सही नहीं बताना है, तो ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगी, हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सहायक है? तो समावेशी विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं होनी चाहिए। पाठ्यक्रम और अन्य स्कूल कैलेंडर ये भी नहीं। विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास, तो ये जो है सी ऑप्शन वो यहाँ पर सही हो जाना चाहिए। आगे देखते हैं। समावेशी एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बाल बालिकाएं और मानसिक और शारीरिक रूप से बाधित बाल बालिकाएं सभी एक साथ बैठकर एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। समावेशी प्रणाली सभी पृष्ठभूमि के छात्रों द्वारा कक्षा में लाए जाने वाले अद्वितीय योगदान को महत्व देती हैं। अतः विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास समावेशी शिक्षा के लिए सहायक है, जबकि विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना अनम्य पाठ्यक्रम और अनम्य स्कूल कैलेंडर तथा सख्त शिक्षित केंद्रीय शिक्षा साथ समावेशी शिक्षा के लिए सहायक नहीं है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के साथ हाथ से आंख का तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है? तो पढ़ने से रिलेटेड नहीं है, यानी कि ये वाला नहीं है।
कैलकुलेटर्स गणित से रिलेटेड नहीं है तो ये वाला भी नहीं होगा, और पठन पाठ पढ़ने से भी नहीं है, और ये भाषा से भी रिलेटेड नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टि बाधिता एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। आसपास के चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ें। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा कि आसपास को जितनी भी चीजें दिख रही हैं उसमें मौखिक रूप से जोड़कर उस चीज को समझाए। इन विद्यार्थियों को हस्तलिखित, जब वो दिखता नहीं है तो हस्तलिखित नोट्स क्या होंगे। विषय वस्तु को पढ़ने के लिए ब्लैक बोर्ड बिल्कुल नहीं, उनको दिखता ही नहीं है। उन्हें स्कूल के एक अलग संकाय में दाखिला, तो ये भी नहीं, तो ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनजातीय समुदाय के विद्यार्थियों में सफल समावेशन के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए। तो उनके दैनिक जीवन और परिवेश से उदाहरण शामिल करना, इसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को महत्व और सम्मान देना, पाठ्यक्रम में उसकी संस्कृति में प्रचलित लोकगीतों और गीतों को शामिल करना, उन सब प्रत्ययों को पढ़ना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है किससे बचना चाहिए टीचर को। तो उन सब प्रत्ययों को पढ़ना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। तो ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार, लंबी अवधि की फिल्में दिखाएं, संलीनता, जितना हो सके एक ही समय दिनचर्या में लिप्त रखें, पाठन, जटिल गणना पर आधारित प्रश्न, वाक्य बाध्यता, मूल्यांकन के केवल मौखिक रूप को स्वीकार करें। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वलीनता यानी कि जितना हो सके एक ही समय में सारणी में लिप्त रखना। अब स्वलीनता ऑटिज्म जो है एक दिमागी बीमारी है जिसमें मरीज ना तो अपनी बात को ठीक से कह पाता है, ना ही दूसरों की बात को समझ पाता है, और ना ही संवाद स्थापित कर पाता है। इसलिए यहाँ पे जो बच्चे होंगे इस तरह के, उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, पूरे दिनचर्या में क्या है, लिप्त रखना है, और इस दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों को समावेशन हेतु रणनीति का सही युग्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षकों को निर्णय लेने के लिए विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को सीधे स्थानांतरित किया जाता है। तो हमारा आंसर जो है वो सी ऑप्शन होगा, क्योंकि ए सही है और आर क्या है, हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थी निम्न में से किसी नए ज्ञान का निर्माण का आधार बनाते हैं। तो विद्यार्थी निम्न में से किसको, जो उसके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है, तो बिल्कुल सही है। अस्पष्ट नहीं होगा, परिचित नहीं, तो ये सब गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। संप्रेषण व अंतःक्रिया सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उसके दिमाग में किया जाता है। विद्यार्थी स्कूल में अपनी संस्कृति के से बहुत सी समझ लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बी ऑप्शन सही है। सीखने के सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उसके दिमाग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है। तो असंदर्भ पाठ्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की भागीदारी की आवश्यकता होती है। सक्रिय एक्टिव जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब छात्र शिक्षक दोनों ही सक्रिय रूप से रचनात्मक तथा अर्थपूर्ण कार्य करते हैं, तभी प्रभावी अधिगम का निर्माण होता है। प्रभावी अधिगम से शिक्षक द्वारा छात्रों को स्वयं से ज्ञान निर्माण के विभिन्न अवसर दिए जाते हैं। इस प्रकार यह छात्रों को करके सीखने पर बल देता है।
आगे है मेटा कॉग्निटिव स्किल, फिर से स्किल का आ गया। तो स्किल का एक क्वेश्चन हमेशा आपको मिलेगा। लेवोगोस्की के 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे। समावेशी का आपको 2-3 मिल सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, ये पूरे क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो ज़्यादातर टॉपिक आप एक पेपर को देख के 2 या 2-3 पेपर की कौन कौन से ज़्यादा आ रहे हैं आप उसको भी करके जा सकते हैं। तो यहाँ पर मेटा कॉग्निटिव स्किल देख लेते हैं कि क्या है। चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं, संज्ञान और समझ से प्रभावित नहीं होते हैं रटने पर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं होती है। एक शिक्षिका को विद्यार्थियों की त्रुटि करने के व्यवहार को इनाम और सजा देकर खत्म करना चाहिए। तो ये गलत हो जाएगा। चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी उनकी गलतियां हैं उनको चर्चा और विश्लेषण द्वारा अर्थपूर्ण अधिगम द्वारा उसको बदला जा सकता है। समझा सकते हैं कि ये चीज़ें गलत है, इसकी क्या हो सकती हैं, उसकी गलतियों पर इफेक्ट क्या पड़ सकते हैं, और ये सब चीज़ें क्या है, एक चर्चा के द्वारा उसको अर्थपूर्ण अधिगम द्वारा बदला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्तियों का संबंध किस प्रकार का है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफी हद तक प्रभावित होते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक विद्यार्थी कुछ संप्रत्यों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है। यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है। तो महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख कार्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है। कठोर पाठ्यक्रम, शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन, बहुभाषिक और समग्र शिक्षा। तो बहुभाषिक होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। तो ये रहे कुछ हमारे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र संबंधित क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।